हाय एवरीवन, वेलकम टू माय सेशन। चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 6 की तरफ। 7th क्लास का 6 चैप्टर है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया और जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें ये क्या है कि एक परिवार के बारे में बताया गया है कि जो रेणुका है उसके चाचा क्या थे, एक फोटोग्राफर थे जो कि वन्य जीव अभ्यारण्य और अलग अलग जो देशों के जो मैन है अलग अलग उनका जो अभ्यास है उसमें फ़ोटो खींची गई है। इसी के साथ हम देख अलग अलग जो भूमि के अंदर जो स्थल है उसकी तस्वीरों के बारे में बताया गया है जो इसमें दिखाया गया है। इनकी अलग अलग देशों के लोग अलग अलग है, देखो ठीक है। इसी तरह जो रेणुका इसके बारे में ये भी यही है भाई, सभी की जो मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, भोजन, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताएं हमारे सामने हैं। उसके बाद मेन है जो क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से करते हैं हम भाई। क्वेश्चंस बनते हैं अमेजिन बेसिन में जो जीवन, अमेजिन बेसिन के लोगों का जीवन कैसा है और कैसे संभव। अमेजिन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र को देखेंगे। जो मानचित्र दिखाएगा उसके बारे में जानेंगे भैया पर। जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य से जाता है, जो कि भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और जो 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजिन नदी इसी प्रदेश से होकर गुजरती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में पहुंचती है। यानी कि जो अमेजिन नदी है वो ऐसी है तो जो 0 डिग्री अक्षांश के आसपास से निकलती है, जो कि यहाँ से पहाड़ों से होते हुए यह अटलांटिक महासागर में यानी कि अंध महासागर में गिर जाती है। ठीक है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है तो क्या कहलाती है? अन्य जलराशि में मिलती है और उसे नदी का क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजिन नदी में बहुत सारी जो सहायक नदियाँ मिलकर क्या करती है? अमेजिन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों में, पेरू के कुछ भागों में और जो बोलिविया या इक्वेडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे भागों में क्या है? प्रवाहित होती है। यानी कि इन देशों से ये होकर गुजरती है, बोलिविया से, इक्वेडोर से, कोलंबिया से, वेनेजुएला के कुछ भागों से और ब्राज़ील से। ठीक है। इस बेसिन में स्थित उन प्रदेशों के नाम बता सकते हैं जिसमें भूमध्य रेखा गुजरती है। देखो जिन जिन में जो भूमध्य रेखा गुजरती है उसके बारे में देख लेते हैं। जो वेनेजुएला से भी देखो यार थोड़ी सी दिखाई दी गई है यहाँ पे। कोलंबिया से भी काफ़ी कुछ निकलती है, इक्वेडोर से भी निकलती है, पेरू से भी निकल रही है भाई, जो ब्राज़ील है उससे भी निकल रही है। अमेजिन बेसिन का जो मेन है ये इसका वह जो देखो कहाँ है, 0 डिग्री देशांतर के भी के ऊपर से निकल रही है, 10 डिग्री से नीचे और 10 डिग्री इससे ऊपर क्या ये जो अमेजिन बेसिन है वो बह रही है। ठीक है। गुयाना और सारिनाम, फ्रेंच गयाना, यानी कि ये इन देशों के नाम है भाई, जहाँ से ये निकल रही है। इसी तरह हम देखते हैं जलवायु, यानी कि यहाँ की जलवायु कैसी जलवायु है उसके बारे में और देख लेते हैं। ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि अमेजिन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, तो जो जलवायु वो कैसी होगी भाई? गर्म और नम जलवायु होगी। यहाँ वर्षा पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होते हैं। शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है और इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती रहती है। यानी कि जो भूमध्य रेखा के आसपास क्या है, दिन प्रतिदिन वर्षा होती रहती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। यानी कि अचानक से बारिश आ जाती है, यानी कि पहले नहीं पता लगता कि बारिश आने वाली है या नहीं। परमानेंट बारिश का मौसम रहता है, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास आसपास जो धूप ज़्यादा होगी तो क्या गर्मी बढ़ने के बाद भी क्या वो उष्मा गर्म होकर क्या ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के बाद में संघनन का रूप लेगी और वो बारिश करेगी। ठीक है। उच्च और आर्द्रता अति ऊंच होती है इसके, यानी कि यहाँ पर जो तापमान ऊंच होता है और जो आर्द्रता है वो भी क्या है, काफ़ी ऊंच होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। यानी कि जो आर्द्रता है वो रात के समय भी वैसी ही बनी रहती है जैसी कि दिन में बनी रहती है। यानी कि हुमस टाइप का मौसम रहता है। वर्षावन के बारे में जानते भाई। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की जो भूमि का पर सघन वन उग जाते हैं, यानी कि सघन गहरे वन पाए जाते हैं। इतने गहरे होते हैं कि पत्तियाँ और शाखाओं से छत सी बन जाती है, जो कि देखो ये दिखाई गई है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक पहुँच ही नहीं पाता। यहाँ की जो भूमि है वो प्रकाश रहित और नम बनी रहती है।
यहाँ केवल जो वनस्पति वैसी वनस्पति यानी कि पनप सकती है जो कि छाया में बढ़ने में सक्षम होती है। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्कियड ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं, यानी कि जो परजीवी पौधे होते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है सीटेट में। परजीवी पौधे के रूप में कौन से पेड़ उगते हैं यहाँ पे? आर्किड और ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं, आर्किड और ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। ठीक है। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। जो वर्षा वनों में क्या होती है? प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टुंकन जो पक्षी हैं, देखो भाई, टुंकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले मकाओं एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। यानी कि भारत में जो पक्षी पाए जाते हैं उससे क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। जो गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी और मकाओं और भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत के लिए क्या है? पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लोथ और चींटी खाने वाले जो टपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। जो प्राणी होते हैं उसमें क्या है? बंदर भी होते हैं, स्लोथ भी होता है, और जो चींटी खाने वाले क्या है? टपीर भी होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं भाई, कौन से जानवर जो पाए जाते हैं वहाँ पे। सांप, सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती हैं। सांप की, सरीसृप की जो विभिन्न प्रजातियाँ भी है जो इन वनों में क्या है? पाई जाती है। मगर सांप और अजगर और एनाकोंडा, सांप, अजगर, एनाकोंडा और बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं जो पाई जाती हैं जो रेंगने वाले पक्षी उनके पास में। जो ब्रोमीलाइड विशेष प्रकार का एक पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में जल को क्या करता है? इकट्ठा कर लेता है, और उसमें क्या है? जो हमारे मेंढक फ्रोगन है वो वहाँ पे अंडा देने के लिए उसका पॉकेट के रूप में प्रयोग करते हैं उस पत्ते का। इसके अतिरिक्त जो हजारों कीड़े मकोड़े भी बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिरान्ना मत्स्य समेत मछलियाँ की विभिन्न प्रजातियाँ भी अमेज़न नदी में पाई जाती हैं। यानी कि जो पिरान्ना नाम की जो मछली है वो भी अन्य मछलियों को खाती है, वो अमेज़न नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की जो विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। इसी के साथ जो वर्षा वन के निवासी यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। खुद के भोजन के लिए क्या करते हैं? फसल उगाते हैं। और पुरुष शिकार करते हैं, नदी में मछली पकड़ते हैं। पुरुष शिकार करते हैं, नदियों में मछली पकड़ते हैं, जबकि जो महिलाएं हैं वो क्या है? फल सब्जी वगैरह बोती हैं। क्या बोती हैं? फल और जो सब्जी है ना वो बोती हैं। महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्य टेपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते हैं। कौन से? टेपियोका, कई बार पूछा गया भाई, टेपियोका, अनानास और जो शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली और शिकार मिलना अनिश्चित होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि मछली और शिकार नहीं मिलता, तो वो क्या है? ये जो फसल उगाती हैं ना महिलाएं, उनसे खा पी के साग सब्जियों से अपना भरण पोषण कर लेते हैं। वे कर्त एवं धन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। कर्त धन मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे उगे होते हैं उसको काट कर वहाँ पर उसको जला कर जो उसकी राख होती है ना उसके अंदर भी छिड़के जाते हैं। और जो कृषि होती, जो फसल पैदा होती है उसी को वे कर्त धन पद्धति कहते हैं। इनका मुख्य आहार मीनियोक है। यानी कि ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है कि जो अमेज़न बेसिन में रहने वाले लोगों का जो मुख्य आहार वो क्या है? मीनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीनियोक को क्या कहते हैं? कसावा कहते हैं। कसावा को मीनियोक कहते हैं। ठीक है। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी और अंडकोश भी खाते हैं। मक्की, मक्का और जो कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ क्या है? उगाई जाती है। वर्षा अधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करती है। जो वर्षा वन है वो ज़्यादा मात्रा में के घरों के लिए क्या कहते हैं? लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में क्या है? रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। यानी कि जो बड़े घर है उनको क्या कहा गया है भाई? मलोका कहा गया है। ठीक है। जिनकी छत त्रिउडाल वाली होती है। कैसी होती है? त्रिउडाल वाली होती है। अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में जो ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से जो वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया था। लेकिन स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के जो फलस्वरूप वहाँ की जो मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीकों से खेती करते रहे।
विकास की जो गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले जो वर्षावन धीरे धीरे क्या हो गए, नष्ट हो गए। ऐसा अनुमान है कि जो प्रति वर्ष अमेजन बेसिन के जो वर्षावनों का एक बड़ा भाग क्या है, लुप्त होता जा रहा है। यानी कि अब जो वर्षा के जो वन है ना, उनका भाग क्या है, लुप्त होता जा रहा है। देखो पहले ऐसे थे वन, फिर ऐसे हो गए, अब ऐसे हो गए, तो ऐसे क्या धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है क्या, वन। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव क्या पड़ेगा। वर्षा के कारण जो मिट्टी की ऊपरी परत बह जाएगी और जो सघन वन बंजर भूमि में बदल जाएगी। जो सघन वनों की जो भूमि है वो क्या, बंजर में बदल जाएगी। ऐसे ही देखो भाई, हमारा इंडिया के जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन के बारे में और देख लेते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्या करती है, निर्माण। कौन सी नदियाँ, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर बेसिन का निर्माण करती हैं। बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री उत्तर अक्षांश में स्थित है। भैया दोनों जगह ही उत्तर क्यों आया, क्योंकि ब्राज़ील में तो क्या है, उत्तर और दक्षिण दोनों में आ गया, क्योंकि जो भूमध्य रेखा है उसको ऊपर और उसके नीचे थी। अब ये क्या है, ये ऐसे है, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री देशांतर है, और ये अक्षांश है, यानी कि ये लैटिट्यूड है, वो लॉन्गिट्यूड है। तो क्या है कि जो हमारा इंडिया है वो यहाँ से है, तो क्या है, उत्तर में है और पूर्व में है। तो इसमें क्या है, जो अक्षांशों के बारे में बात हुई है ना, जो अक्षांश के बारे में बात हुई, तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह अक्षांश के साथ उत्तर लगाएंगे, जबकि देशांतर के साथ क्या लगाएंगे, देशांतर के साथ पूर्व लगाएंगे। ठीक है, इसी के साथ जो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो बेसिन है वो कहाँ तक है भाई, उनका जो फैलाव वो 10 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित है। इसकी जो सहायक नदियाँ घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ हैं, और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं, यानी कि प्रवाहित नहीं होती ब्रह्मपुत्र के साथ में। एटलस की सहायता से जो ब्रह्मपुत्र की कुछ नदियाँ के नाम ढूंढे। ये भाई गंगा और जो ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत और हिमालय की जो गिरिपाद और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। यानी कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो नदियां हैं वो क्या करती हैं, हिमालय के अंदर जो गिरिपाद और जो डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, इस बेसिन की मुख्य विशेषता है कि जो मैदाने में अनेक चाप झील पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जो जलवायु हम क्या, मानसूनी भी है। मानसून के मध्य जून से लेकर सितंबर के बीच तक होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंड होती है। गर्मियाँ में तो गर्मी है, सर्दियों में क्या होती है, ठंड होती है। भारत का जो मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित हैं। कौन कौन से राज्य हैं भाई, मैप के आधार पर बताएंगे भाई। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृति जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की जो भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तीव्र ढाल वाले जो पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए क्या होते हैं, प्रतिकूल होते हैं। अतः गंगा जो ब्रह्मपुत्र बेसिन के जो पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं। क्या है, यहाँ पे जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वहाँ पे जो पर्वत के क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है, कम लोग रहते हैं, यानी कि जो बचाव स्थान के लिए उपयुक्त नहीं है। मानव प्रवास के लिए जो मैदानी क्षेत्र है वो ही उपयुक्त माना जाता है। यहाँ जनसंख्या का जो घनत्व है वो भी क्या, मैदानों में ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ होती है और फसल उगाने के लिए क्या है, समतल भूमि उपलब्ध है। वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है भाई। धान यहाँ की मुख्य फसल है, यानी कि इनके जो मैदानी भाग हैं तो उनमें क्या है कि धान की कृषि सबसे ज़्यादा की जाती है। यहाँ के लोग धान की कृषि के लिए क्या है, पर्याप्त मात्रा में जल भी उपलब्ध है जो इसी क्षेत्र में उगाई जाती हैं। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें भी हैं जो कि ज्वार, मक्का, गेहूँ और चना बाजरा है। गन्ना और जूट जैसी नकदी फसलें भी यहाँ क्या है, उगाई जाती है मैदानी क्षेत्रों में। मैदानों के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे गए हैं। इसके केलों के बागान भी देखे गए हैं। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार और आसाम के कुछ भागों में क्या है, सिल्क से जो सिल्क के कीड़े होते हैं, सिल्क तैयार किया जाता है, उस कीड़ों का भी संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन क्या किया जाता है। मंद ढाल वाले पर्वतों और पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। जैसे भाई पैडियो टाइप में जो वेदिकाएं बनाई जाती हैं उसमें क्या है, फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार जो वनस्पति में भी भिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के जो मैदानों में जो सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं भाई, पर्णपाती, साल, सागवान, साखू, पीपल।
ठीक है, क्या पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में जो घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। कौन से वनों से घिरा हुआ है? डेल्टा का क्षेत्र मैंग्रोव वनों से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम और जो अरुणाचल प्रदेश वो ठंडी जलवायु और तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार और फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। कौन से? चीड़, देवदार और फर। कौन से पेड़ है भाई? शंकुधारी पेड़ है। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि शंकुधारी पेड़ कौन से है? चीड़ है, देवदार है, फर है। और इसी के साथ जो यहाँ पे पर्णपाती वन पूछे गए थे वे कौन कौन से हैं? पीपल, सांगवान और साखू। ठीक है, इसी के साथ हम बेसिन के इसके बारे में और कर लेते हैं। बेसिन में विविध प्रकार के जो वन्य जीव पाए जाते हैं। इसमें हाथी, बाघ, हिरण और बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। हाथी, बाघ, हिरण और बंदर आदि क्या है? सामान्य रूप से पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडा क्या है? ब्रह्मपुत्र के मैदानों में क्या मुख्य रूप से पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा कहाँ पे? जो ब्रह्मपुत्र के मैदान है, नदी के मैदान है, वहाँ पे पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर और मगरमच्छ पाए जाते हैं। डेल्टा के जो क्षेत्र वहाँ पे बंगाल एक यानी कि जो डेल्टाई क्षेत्रों में टाइगर पाए जाते हैं। कहाँ पे? डेल्टाई क्षेत्रों में। क्वेश्चन बन सकता है भाई कौन से क्षेत्रों में बंगाल टाइगर यानी कि टाइगर पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील और बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जो जलीय जीव पाए जाते हैं। बंगाल की जो खाड़ी है उसमें जलीय जीव भी पाए जाएंगे भाई जल में। तो रोही, कतला और हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। कौन कौन सी है? रोहू, कतला और हिल्सा। रोहू, कतला और हिल्सा मछलियों की क्या है? सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। मछली और जो चावल है वो क्या है? इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। देखो वेदिका के रूप में ये कृषि की जाती है जो सीढ़ी नुमा आकार में की जाती है। ये और देख लेते भाई गंगा और यानी कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी के अंदर जो एलवन जल में एक प्रकार की जो डॉल्फिन मछलियाँ पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में क्या कह देते हैं? शूशु बोल देते हैं या अंधी डॉल्फिन कह देते हैं। शूशु या अंधी डॉल्फिन भी बोल देते हैं। यानी कि शूशु की जो उपस्थिति से जल की जो शुद्धता का पता चलता है। रसायन की जो अत्यधिक मात्रा होने से जो गैर उपचारित औद्योगिक और शहरी गंदगी इन प्रजातियों को क्या कर देती है? नष्ट। यानी कि जो गंदगी फैलाते हैं हम नदियों में उसमें जो मछलियाँ रहती है वो गंदगी की वजह से क्या है? मर जाती हैं। इसी में जो एक झील के बारे में बताया गया है कि जो बिहार का एक मछुआरा था जो कि एक छोटी सी की झील के अंदर सफाई करके उसमें मछलियाँ डालता था और उनका भोजन डालता था। और उसके आसपास की जो भूमि थी वहाँ उपजाऊ थी, वहाँ पे धान, मक्का और दलहन जैसे फसलें बोता था। खेत की जुताई के लिए जो बैच का उपयोग किया जाता था। ठीक है, ऐसे ये बताया गया भैया, ऐसे ऐसे करके ये क्या है? अपना जीवन यापन कर रहा था। ये और देख ले भाई जो सार्वभौमिक स्वच्छता का एवरेज प्राप्त करने और जो स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के जो प्रयासों में तेजी लाने के लिए जो भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री स्वच्छ मिशन योजना कब लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। क्या है? स्वच्छ मिशन योजना कब लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 2014 को लागू की गई थी स्वच्छ मिशन। इसी के साथ जो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर और कस्बे स्थित हैं। कहाँ पे? गंगा और जो ब्रह्मपुत्र के मैदानों में बड़े बड़े शहर और कस्बे भी स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं वो जो कि गंगा नदी के तट पर हैं। ठीक है, यहाँ उद्योगों का गंदा पानी बहाकर नदी में बहा दिया जाता है जिससे कि जो नदी का पानी है वो क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। बेसिन में जो यातायात की सुविकसित तंत्र उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो यातायात के 4 मार्ग विकसित हैं। मैदानी इलाकों में लोग सड़क मार्ग, रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। जो मैदानी इलाके उसमें सड़क मार्ग, रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जो जलमार्ग यातायात का जो प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। जो कोलकाता वो हुगली नदी पर किस में है? हुगली नदी पर स्थित एक क्या है भाई? पतन है। मैदानी क्षेत्रों में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित हैं। जो गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी भाई? नाम नमामि योजना, नमामि गंगे चलाई गई थी। ठीक है, गंगा के संरक्षण के लिए। पर्यटन इस बेसिन पर
की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। जो पर्यटन है इस बेसिन की क्या है, एक महत्वपूर्ण क्रिया है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। आगरा में जो यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद और गंगा और यमुना नदी के संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में जो बौद्ध स्तूप पर, और जो लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का जो काजीरंगा मानस जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। मानस कौन सा है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य काजीरंगा और मानस। अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल भी हैं कि जो कि वहाँ पे मिलते हैं। इसी के साथ हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन करते हैं। टुकुन क्या है भाई, टुकुन देखो मैंने बताया था ना, पक्षी है। क्या है, पक्षी है। इसी के साथ और भी तो पक्षी थे ना। मेनियोक का है, मैनियोक को क्या कहा, कसावा भी बोला जाता था। ये कहाँ पे बोला जाता था भाई, ये कहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय था भाई, अमेजिन के लोगों का क्या था, मुख्य व्यवसाय था। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है भाई, आपको बताया था ना कौन सी नदी के तट पर स्थित है, हुगली नदी के तट पर स्थित है। देवदार और जो फर किसके उदाहरण है, किसके थे भाई, शंकुधारी वृक्ष के, पर्णपाती वन के, या छुप के, किसके थे, शंकुधारी वन के। देवदार फर और जो पर्णपाती वनों के साल, सागवान। ठीक है। बंगाल टाइगर कहाँ रहते हैं, जो बंगाल के टाइगर थे कहाँ पे रहते हैं भाई टाइगर, पर्वतों पे रहते हैं, अमेजिन में रहते हैं, डेल्टा के क्षेत्रों में। क्या बताया था मैंने, डेल्टा के क्षेत्रों में बंगाल यानी कि जो बंगाल टाइगर या टाइगर रहते हैं। ठीक है। देखो ये डेल्टा के क्षेत्र में, आपको ये सोच रहे होंगे भाई नहीं आया, यहीं से ही आया था भाई। देखो ये तो ये रहे जो देवदार, चीड़ और जो पेड़ थे, देवदार, चीड़ और फर जो शंकुधारी पेड़ थे, और जो गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में पाए जाने वाले जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन थे वे कौन से थे, साल, सागवान, ये। ठीक। इसी के साथ देखो ये जीवों के बारे में बताया गया है, मछलियाँ इनके बारे में। ठीक। इसमें जो ठीक है, इसमें मतलब कि आए थे, मैंने आपको बोला भी था भाई, देखो ये अच्छे से देख लेना, डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है। अब टाइम न गवा के अब तक के लिए, तब तक के लिए बाय। हम करेंगे कल नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा एक चैप्टर और रह गया है। कौन 6 चैप्टर है, एक चैप्टर और बचा हुआ है 7 चैप्टर। जब 7 चैप्टर कंप्लीट होते ही हमारी जो 7th क्लास की जो NCERT है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद चल देंगे हम 8 नंबर चैप्टर पर। इससे पहले जो भी चैनल पर नहीं है वो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो आने वाली क्लासेज आपको मिल सके।